वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनजी रिपीट डायरेक्टिव। एनजी रिपीट डायरेक्टिव इज़ यूज टू रिपीट सर्टन एचटीएमएल एलिमेंट्स फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। अगर हमें एचटीएमएल के कुछ एलिमेंट्स को रिपीट करना हो, यानी कि उनमें पे कोई लूप लगाना हो, तो उसके लिए हम एनजी रिपीट डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर हम प्योर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप या वाइल लूप, कोई भी लूप। तो यहाँ पे एंगुलर में उसका अल्टरनेटिव रिपीट है एनजी रिपीट डायरेक्टिव, और ये इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ये स्पेशली हम तब यूज़ करते हैं जब हम लिस्ट के साथ काम कर रहे हो या टेबल्स को क्रिएट कर रहे हो, और टेबल्स में डेटा जो है वो एंगुलर से लेके आ रहे हो, या लिस्ट में डेटा एंगुलर मॉडल से लेके आ रहे हो। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका कोड देखते हैं, इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे एनजी रिपीट डायरेक्टिव को। मेरे पास टेक्स्ट एडिटर ओपन है, इसमें मैंने एक module.js की फ़ाइल बनाई हुई है जो हम पिछली कई वीडियो से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और index.html की फ़ाइल है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सबसे पहले हम एक लिस्ट के साथ काम करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको एज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करेंगे HTML के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, इसमें मैं रख लेता हूँ नेम्स। अब इस एरे में मैं नेम स्टोर करवाऊँगा, बुक्स के नाम स्टोर करता हूँ, C++, जावा, PHP, C#। मैंने कुछ लैंग्वेजेस के नाम इसमें स्टोर करवा लिए हैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इनको यूज़ करना है व्यू के अंदर, तो किस तरह करेंगे, मैं बेसिकली एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ और हर लिस्ट में लैंग्वेज का नाम आए। तो सबसे पहले मैं एक यूएल टैग लगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने क्रिएट की, और इसके अंदर मैं li टैग लगाऊंगा। जो यूएल है, ये हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर मैं डायरेक्टिव यूज़ करूँगा एनजी रिपीट। और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, इसके अंदर बेसिकली हमने एक प्लेस होल्डर लेना है और एक असल नाम। वो किस तरह यूज़ करेंगे, मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स इन नेम्स। अब बेसिकली ये है कि जो नेम्स हैं हमारे पास, ये है एरे का नाम, ये इस एरे का नाम है, इसको हम यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं नेम्स को, और एक्स इन नेम यानी कि एक्स हमारे पास अब एक प्लेस होल्डर आ गया है। अब जब भी हम इस एरे को यूज़ करना चाहते हैं तो हम एक्स यूज़ करेंगे, ना कि नेम्स यूज़ करेंगे। तो इस एल आई के अंदर मैं इस एक्स को करता हूँ बाइंड, इसमें एक्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा कि ये इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करता चला जाएगा। और ये नहीं कि अगर हमारे पास लिस्ट की तादाद 5 है तो हमें 5 तक लूप लगाना पड़ेगा, 6 है तो फिर लूप को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसी कोई चक्कर नहीं इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करेगा। अब इसको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ, तो ये मेरे पास सारे लिस्ट के नाम आ गए हैं, लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं। अब मगर इसमें मैं कोई एलिमेंट ऐड भी करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो जाएगा, उसके लिए हमें कोई अलग से लूप में चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। और आप सोचें अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते लूप, तो उसके हमें लूप की जो वैल्यूज़ है वो चेंज करना पड़नी थी। ये हमने कर लिया। अब देखते हैं कि हमें टेबल को किस तरह डील करते हैं, टेबल क्रिएट किस तरह करेंगे इसके अंदर। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए करता हूँ कट, इसको कट करते हैं और इस लिस्ट को भी यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, और इस टेबल के अंदर TR और इसके अंदर TH, इसमें आएगा बुक आईडी, उसके बाद TH बुक नेम, फिर TH प्राइस। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, या अब टेबल का थोड़ा सा हम स्टाइल चेंज करते हैं ताकि इसकी थोड़ी सी लुक बेहतर हो जाए। फ़िलहाल मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ खुद से।
इसमें मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहा हूँ, जस्ट में पता चले कि इसकी किस तरह से ये नज़र आता है। इसको यहाँ से कट करूँ, ये इस रो के बाद आएगी। ये कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी मैंने। अब इसकी मैं स्टाइलिंग करता हूँ थोड़ी सी। स्टाइलिंग के लिए हेड टैग के अंदर हम स्टाइल का टैग लगाएंगे और टेबल को मैं कॉल करूँगा और इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर दूँगा लाइम और बॉर्डर कोलैप्स ये हो गया। और इसके बाद हम TR TD और TH को कुछ पैडिंग देंगे 10 पिक्सल की और बॉर्डर सेट करेंगे इनका हम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। ये अब टेबल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, टेबल वाली लुक इसमें नज़र आ रही है। अब मैं जाता हूँ अपने module.js की फ़ाइल में और यहाँ पर मैं कुछ एंट्रीज़ क्रिएट करूँगा। एरे बेसिकली मैं क्रिएट करूँगा, उस एरे का हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, नेम, उसकी प्राइस और आईडी। बुक्स हम डिफरेंट स्टोर करेंगे ना, तो डॉलर स्कोप डॉट बुक्स इज इक्वल टू एरे बना ली और इस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो आईडी 1 कॉमा नेम C++ और जो प्राइस है वो रख देते हैं 300 रुपीज़। अब 3-4 एंट्रीज हम क्रिएट कर लेते हैं। तो C++ हो गया, C हो गया, C# कर दिया यहाँ पर, जावा, PHP और एंगुलर JS। इसकी 500 400 200 600 कुछ भी रैंडमली वैल्यूज असाइन कर दें जस्ट फॉर एग्जांपल। अब इन सारी एंट्रीज़ को हमने टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाना है। यानी टेबल की एक रो में बुक की आईडी आए, उसके बाद बुक का नेम आए, उसके बाद बुक की प्राइस आए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ng रिपीट डायरेक्टिव। और यहाँ पे मैंने जो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दी थी उनको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। बल्कि ये TR तो रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास आईडी है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा आईडी, लेकिन सबसे पहले हम प्लेस होल्डर क्रिएट करेंगे इसके लिए। तो इस TR पे आप देखिए आप कि जो पहली रो है उसमें हमारे पास आ रही हैं हेडिंग्स तो हम रिपीट नहीं करेंगे, अगर हमारे पास टेबल में डेटा हो या ना हो हेडिंग्स तो आएंगी। तो यहाँ पर हम ng रिपीट डायरेक्टिव लगा देते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे, वहाँ पे बुक्स है तो यहाँ हम लिखते हैं शॉर्टकट बी इन बुक्स। तो अब बुक्स का हमारे पास प्लेस होल्डर आ गया बी। अब जब भी हम यूज़ करेंगे तो बी यूज़ करेंगे। अब बी डॉट आईडी और बी डॉट नेम और यहाँ पर आएगा बी डॉट प्राइस। अब इसको करते हैं रिफ्रेश और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी एंट्री शो हो रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर कोई एक एरे का एलिमेंट डिलीट कर दूँ, यानी एक ऑब्जेक्ट मैं डिलीट कर दूँ, तो
वो ऑटोमेटिकली जब पेज रिफ़्रेश होगा तो वहाँ पे डिलीट हो जाएगा। कोई लूप नहीं चाहिए हमें, कोई लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एन जी रिपीट डायरेक्टिव को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्ट आपने क्या करना, जो भी एरे या आपके पास जो डेटा सेट है वो आप क्रिएट करें, उसके बाद आपने जिस HTML की एलिमेंट में रिपीटिशन करनी है आप उसमें सिंपल एन जी रिपीट का लगा दें डायरेक्टिव, और उसमें एक प्लेस होल्डर वेरिएबल रख लें कोई भी बी इन बुक्स। बुक्स जो है वो हमारे पास एक्चुअल नाम है जो हमारा डेटा है एरे का, और बी मैंने कोई रख लिया। अब यहाँ पर मैं कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, उसको आप रिपीट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने टेबल के टैग में क्यों नहीं एन जी रिपीट लगाया, क्योंकि हमें अगर टेबल में लगाएंगे तो पूरा का पूरा टेबल रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और हमने टेबल रिपीट नहीं करना, हमने जस्ट ये रो रिपीट करनी है। फर्स्ट रो हमारे पास स्टैटिक है जिसमें हमारे पास हेडिंग्स हैं, और जो दूसरी रो है वो हमारी डेटा वाली रो वो हमारे पास डायनामिक है, उसको हमने चेंज करना होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। डेटा बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग क्या है और डेटा बाइंडिंग कितनी तरह की होती है। डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर JS इज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मॉडल एंड व्यू। मॉडल और व्यू को सिंक्रोनाइज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। और अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो मॉडल और व्यू के दरमियान लिंक बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। जो हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करते हैं उसमें हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मॉडल। और जो हमारे पास HTML की फ़ाइल होती है इसको हम बोलते हैं व्यू। अब मॉडल के अंदर जो डेटा है उसको जब हम लिंक करते हैं व्यू के साथ HTML के साथ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। अब देखते हैं डेटा बाइंडिंग कितनी तरह की होती है। डेटा बाइंडिंग दो तरह की है, वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग, वन वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो जो मॉडल में डेटा होता है वो जिसको हम व्यू के साथ बाइंड करते हैं, तो वो जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो डेटा बाइंड हो जाता है। उसके बाद जब भी मॉडल में कोई चेंज होगा तो व्यू चेंज होगा, लेकिन अगर व्यू में कोई चेंज हुआ है तो मॉडल चेंज नहीं होगा। अब मेरी बात को इस ध्यान से सुने, दोबारा सुने, कि जब मॉडल चेंज होगा तो व्यू चेंज होगा, लेकिन अगर व्यू चेंज हुआ है तो मॉडल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वन वे डेटा बाइंडिंग है। इसमें सिर्फ मॉडल के चेंज होने पे व्यू चेंज होता है, लेकिन व्यू के चेंज होने पे मॉडल चेंज नहीं होता। और इसको हम यूज़ करते हैं एंगुलर में इसको इस्तेमाल करते हैं एन जी बाइंड डायरेक्टिव के ज़रिए। और ये हम ज़्यादातर तब करते हैं बाइंडिंग जब हम स्टैटिक एलिमेंट्स के साथ वर्क कर रहे हो, यानी कि पैराग्राफ्स, लिस्ट और इस तरह के एलिमेंट्स के साथ जब हम काम कर रहे हो तो हम वन वे डेटा बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग क्या है। टू वे डेटा बाइंडिंग में बेसिकली ये है कि मॉडल चेंज होगा तो व्यू चेंज होगा, और जब व्यू चेंज होगा तो मॉडल भी चेंज होगा, यानी कि ये इसमें टू वे कम्युनिकेशन है। मॉडल के चेंज होने पे व्यू चेंज हो रहा है और व्यू के चेंज होने पे मॉडल चेंज हो रहा है। एंगुलर में इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो डायरेक्टिव है वो है एनजी मॉडल, और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग जब हम इनपुट्स के साथ डील कर रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स, इनके साथ डील करने पे हम टू वे डेटा बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। अब वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग की हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये मेरे पास टेक्स्ट एडिटर ओपन है, इसमें मैं जाता हूँ मॉडल में, जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। इसमें मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जस्ट स्कोप डॉट वेरिएबल का कोई नाम रख लें, मैं रख रहा हूँ n, और इसमें मैं स्टोर करवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया, ये हमारे पास मॉडल में डेटा क्रिएट हो गया। अब मैंने इसको करना है बाइंड। तो फर्स्ट हम देखते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग की एग्जांपल। तो वन वे डेटा बाइंडिंग, इसको हम बाइंड करेंगे हेडिंग के साथ। वन वे डेटा बाइंडिंग के लिए हमारे पास जो डायरेक्टिव है वो है एन जी बाइंड, और इसमें हम वेरिएबल का नाम पास करेंगे जिसको हमने बाइंड करना है इसके साथ n। अब
ब्राउज़र में जाता हूँ और इस पेज को करता हूँ रिफ़्रेश और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं व्यू में मॉडल में जाके कोई चेंज करूँ तो व्यू भी चेंज होगा। हेलो वर्ल्ड व्हाट्सअप, इसको करता हूँ रिफ़्रेश तो हमारे पास जो व्यू है वो चेंज हो गया है। ये है वन वे डेटा बाइंडिंग। अब हम देखते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। इनपुट फील्ड वो उसकी टाइप टेक्स्ट है और इसमें मैं अब इसको बाइंड करेंगे हम ng मॉडल डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए हमारे पास जो डायरेक्टिव है वो है ng मॉडल। अब इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। अब जो वैल्यू थी मॉडल की वो हमारे पास आ गई है इस इनपुट फील्ड के अंदर। अब जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ तो मॉडल की वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो बैकएंड पे चेंज हो रही है। तो अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम मॉडल को नीचे एक और हेडिंग लेते हैं, उसके साथ लिंक कर देते हैं, या डायरेक्टली मैं इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ मॉडल को एन। अब आपको इसकी लाइव डेमो मिलेगी। ये मॉडल में इनिशियल वैल्यू है, ये यहाँ पे स्टोर शो हो रही है और इनपुट में भी यही शो हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं इनपुट की वैल्यू चेंज करूँगा तो मॉडल की वैल्यू भी डायनामिकली साथ साथ चेंज हो रही है और वहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही है। अब व्यू में चेंज हो रहा है तो मॉडल भी चेंज हो रहा है, यानी कि ये टू वे डेटा बाइंडिंग यहाँ पे हो रही है। आई होप आपको वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग में डिफरेंस पता चल गया होगा। डेटा बाइंडिंग क्या होती है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। हैंडलिंग, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, क्योंकि अगर आप एंगुलर जेएस सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने जावास्क्रिप्ट तो पढ़ी होगी और जावास्क्रिप्ट में आपने इवेंट हैंडलिंग भी की होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इवेंट हैंडलिंग को आप एंगुलर जेएस के अंदर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और जो इवेंट्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल थे, तकरीबन सारे इवेंट्स हमारे पास एंगुलर जेएस के अंदर भी अवेलेबल हैं। जस्ट उनको यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा एक दो इवेंट्स को। बाकी आप प्रैक्टिस करें और सारे इवेंट्स को यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बटन बनाएंगे और बटन पे क्लिक का इवेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक बटन बनाऊँ, बटन पे ऐसा इवेंट लगाऊँ फंक्शन कि वो बटन इंक्रीमेंट करे। जैसे ही बटन को प्रेस किया जाए तो वो इंक्रीमेंट करता जाए। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसको मैंने नाम दे दिया x और उसमें मैं इनिशियली स्टोर करवा रहा हूँ 0। अब मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा सबसे पहले तो, और उस फंक्शन को हम लिंक करेंगे बटन के क्लिक इवेंट के साथ। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर स्कोप डॉट। अब यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, वो क्या होगा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करेगा 1 ऐड करता जाएगा, उसका हम नाम रख लिया इंक्रीमेंट। और इज इक्वल टू हम कर देंगे फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट है क्योंकि नाम यहाँ पे आ गया ना। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये जो x नाम का वेरिएबल है इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे, डेट्स ऑल। ये सिंपल सा ऑपरेशन ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पर बनाएंगे एक बटन 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 में हम क्या ऐड करेंगे, लिखेंगे इंक्रीमेंट, और इस पे हम क्लिक के इवेंट पे हम लगाएंगे वो वाला फंक्शन जो हमने इंक्रीमेंट का डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा डायरेक्टिव है, ng क्लिक, और इसमें हम पास कर देंगे उस फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट का जस्ट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नीचे एक हेडिंग लेते हैं h1 और उसमें डिस्प्ले करवा लेते हैं x की वैल्यू को। अब इस पेज को मैं करता हूँ रिफ़्रेश और जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है,
वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा है। फंक्शन यानी कि हमारा कॉल हो गया, जो क्लिक का इवेंट है उसको हमने प्रॉपरली हैंडल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक और बटन बनाऊँगा और उसमें मैं एक मेथड लगाऊँगा रीसेट का, उसके क्लिक इवेंट पे। रीसेट, अब हम मॉड्यूल में जाके रीसेट का जो फंक्शन है उसको करते हैं डिफाइन। तो उसके लिए मैं लिखूँगा डॉलर स्कोप डॉट रीसेट इज इक्वल टू फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे फिर से। अब पेज को मैं करता हूँ रिफ्रेश, वो बटन में इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, अभी इसको HTML में जाकर चेंज करना है। यहाँ पर लिखना है रीसेट, इसको करता हूँ रिफ्रेश, ये इंक्रीमेंट कर रहा है और ये उसको दोबारा 0 कर देगा, रीसेट का फंक्शन। अब हमने क्लिक का जो इवेंट है उसको हैंडल कर लिया है। बाकी जावास्क्रिप्ट के जितने इवेंट्स थे उनकी लिस्ट आपके पास मौजूद है। ng ब्लर इवेंट के लिए, ng चेंज इवेंट के लिए, ng क्लिक इवेंट के लिए, ng कॉपी जावास्क्रिप्ट के कॉपी इवेंट के लिए, कट डबल क्लिक फोकस की डाउन की प्रेस की अप माउस डाउन माउस ओवर माउस इंटर माउस लीव पेस्ट कट कॉपी, सारे इवेंट्स आपके पास मौजूद हैं। और जस्ट आपने उनको बाइंड किस तरह से करना है इवेंट को, कि जिस बटन या जिस एलिमेंट के साथ इवेंट को बाइंड करना है वहाँ लिख दें ng, आगे जो इवेंट का नाम होगा वो, और उसमें जो फंक्शन आपने कॉल करना है उसको आप पास कर दें। जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इंक्रीमेंट का, जो कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, और बटन के क्लिक इवेंट के साथ उसको अटैच करने के लिए हमने क्या किया, जस्ट हमने लिखा ng आगे क्लिक, जो कि क्लिक इवेंट है। उसके बाद हमने उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया उसके अंदर। इसी तरह बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनको आप इस तरह से हैंडल कर सकती हैं। फ़िल्टर्स इन एंगुलर जेएस के अंदर हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फ़िल्टर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रॉपर डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं और सर्चिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो फ़िल्टर्स मौजूद हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले फ़िल्टर्स जो मौजूद है उसका नाम है लोअर केस, उसके बाद अपर केस, नंबर, करेंसी, डेट एंड लिमिट टू फ़िल्टर। अब जो लोअर केस फ़िल्टर है ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस जो फ़िल्टर है वो किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जो नंबर फ़िल्टर है ये किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, लेकिन उसमें प्रॉपर कामास लगाएगा, यानी कि 3 कैरेक्टर्स के बाद कामा लगा देगा, जो कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है नंबर की। उसके बाद जो करेंसी फ़िल्टर है ये क्या करता है, किसी भी नंबर को करेंसी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसके साथ करेंसी सिंबल लगा देगा, डॉलर या जो भी आप सिंबल लगाना चाहते हैं। उसके बाद डेट फ़िल्टर है, ये डेट की फॉर्मेटिंग के लिए, डेट को किस तरह से हमने शो करवाना है उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास ये डेट फ़िल्टर है। उसके बाद लिमिट टू फ़िल्टर है। लिमिट टू फ़िल्टर के मल्टीपल यूजेस हैं, यानी कि अगर आप किसी स्ट्रिंग पर अगर इसको लगा दें तो ये उस स्ट्रिंग के जितने कैरेक्टर्स आप शो करवाना चाहते हैं वो शो करवा देगा। उसके अलावा अगर आप किसी टेबल पे लगा दें इसको, तो उस टेबल्स की कितनी रोज़ आप शो करवाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी लिस्ट एलिमेंट पे लगा दें, उस लिस्ट के कितने एलिमेंट्स आपने शो करवाने आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हम टेबल की रोज़ को कंट्रोल करने की एग्जांपल को देखेंगे इस वीडियो में लाइव। और जो डेट फ़िल्टर है उसके हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, यानी कि अगर उसमें डेट फ़िल्टर में अगर आप 4 वाई लिखते हैं तो ये क्या करेगा, उसको ईयर को फुल रिटर्न करेगा। अगर 2 वाई लिखें तो क्या करेगा, उसके ईयर को 2 कैरेक्टर्स में रिटर्न करेगा, यानी सिर्फ 98 रिटर्न करेगा। ये पूरा 4 टाइम अगर कैपिटल M लिखेंगे तो जो मंथ का नाम है वो रिटर्न करेगा। अगर 3 टाइम्स M लिखेंगे कैपिटल तो ये क्या करेगा, उन जो मंथ है उनके फर्स्ट 3 कैरेक्टर शो करवाएगा, यानी कि अगर दिसंबर है तो DEC शो करवाएगा। अगर MM 2 टाइम लिखेंगे तो वो मंथ को नंबर में शो करवाएगा। इसी तरह डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। अब फ़िल्टर्स को यूज़ करने का सिंटैक्स हमारे पास क्या है। फ़िल्टर्स को हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस के साथ मिला के, या बाइंडिंग के साथ, जो बाइंडिंग एक्सप्रेशन है उनके साथ मिला के, यानी कि ng बाइंड या ng मॉडल के साथ।
तो अगर आप एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा मॉडल का, उसके बाद फ़िल्टर, उसके बाद आएगा पाइप कैरेक्टर, इसको हम पाइप कैरेक्टर बोलते हैं, उसके बाद फ़िल्टर का नाम आएगा और उसके बाद हम लिखेंगे कॉलन, और फिर हम जो फ़िल्टर के पैरामीटर्स होंगे वो पास करेंगे। अब कुछ फ़िल्टर्स हैं वो पैरामीटर्स लेते हैं और कुछ फ़िल्टर हैं जो पैरामीटर नहीं लेते। अब देखते हैं इन फ़िल्टर्स को हम यूज़ किस तरह से करते हैं। तो वन बाय वन इनको यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं एक सबसे पहले बनाऊँगा एक स्ट्रिंग ए नाम की, उसमें मैं स्टोर करवा दूँगा हेलो वर्ल्ड, और इसको हम शो करवाएंगे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया है। अब इसको मैं यूज़ करता हूँ H1 हेडिंग के अंदर ताकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। हेलो वर्ल्ड आ गया। अब इस पर मैं अप्लाई करता हूँ लोअर केस का फ़िल्टर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइप कैरेक्टर, उसके बाद फ़िल्टर का नाम जो कि लोअर केस है वो मैं अप्लाई कर दूँगा इस पर। तो अब इसके सारे जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो सारे लोअर केस में हो गए हैं। पहले क्या था, एच कैपिटल था और डब्ल्यू कैपिटल था। अब अगर इस पर मैं अपर केस का फ़िल्टर अप्लाई कर दूँ तो ये सारा अपर केस में हो जाएगा। ये अपर केस फ़िल्टर अप्लाई हो गया। अब लोअर केस और अपर केस फ़िल्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं नंबर फ़िल्टर, ये क्या करता है। ये मेरे पास कोई नंबर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से शो हो रहा है। अब इस पर मैं अप्लाई करता हूँ फ़िल्टर, पाइप कैरेक्टर, फ़िल्टर का नाम है नंबर, जो हमने अप्लाई करना है इस पर। अब जैसे ही हमने नंबर फ़िल्टर अप्लाई किया तो इसने 34,000 है तो उसने 34 के बाद हमें कामा लगा दिया। अब नंबर फ़िल्टर्स के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर आप इस पे सेट करना चाहते हैं कि ये नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस तक शो हो, तो आप यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और 2 लिख देंगे, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस नंबर को शो करेगा। ये 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको शो करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं डेट फ़िल्टर। तो अब मैं इस ए नाम की वेरिएबल में डेट स्टोर करवाऊँगा, और डेट को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसमें आ गया, ए में डेट आ गई है। अब इसको हम करवाते हैं प्रिंट यहाँ पर पेज में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट का जो डेट ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से डेट को रिटर्न करता है। अब हम इस पे एंगुलर जेएस का डेट का फ़िल्टर लगाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइप कैरेक्टर और डेट फ़िल्टर। अब ये डेट इस तरह से शो कर रहा है 30 जुलाई 2017। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डेट फॉर्मेट है। अगर हम इसको कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, उसके बाद डबल कोट्स, और उसके अंदर मैं अगर मेंशन कर दूँ 4 टाइम वाई, तो ये सिर्फ ईयर शो कर रहा है 2017। अगर मैं यहाँ पे 2 वाई कर दूँ तो ये सिर्फ 17 शो करवाएगा। और अगर मैं यहाँ पर एम लिख दूँ 2 टाइम, तो ये सिर्फ मंथ शो करवा रहा है, वो भी नंबर में, जो कि 7 है, जुलाई। अगर मैं 4 टाइम एम लिख दूँ तो फिर क्या करेगा, जुलाई। 3 टाइम एम, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ मंथ। और अगर मैं पूरा डेट शो करवाना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं क्या लिखूँगा, डी। तो ये अब डी को चेक करते हैं ये क्या करेगा। ये
डे शो करवा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अब फॉर्मेट देख लूँ, इसके जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डी डी तो ये शो करवा रहा है। सिंगल डी के साथ करें तो फिर क्या डिफरेंस आएगा, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। अब मैं लिखता हूँ डी डी, उसके बाद एम एम, उसके बाद वाई वाई, 4 टाइम वाई। तो इसने इस तरह शो करवा दिया। अगर मैं इसके दरमियान हाइफन लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे हाइफन लिख दूँगा, तो ये इस तरह से शो करवा रहा है। अगर मज़ीद मैं यहाँ पे 2 टाइम वाई कर दूँ तो ये सिर्फ 17 शो करवाएगा। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं लिमिट टू फ़िल्टर को। नंबर फ़िल्टर हमने देख लिया, लोअर टू फ़िल्टर, अपर केस, लोअर केस, नंबर और डेट फ़िल्टर। अब हम देखते हैं लिमिट टू फ़िल्टर। तो मैं इसी में स्टोर करता हूँ फिर एक स्ट्रिंग, जिसमें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले देखते हैं विदाउट एनी फ़िल्टर हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अब इस पर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा लिमिट टू, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, LIMIT लिमिट, और टू का कैपिटल लिखना है टी आपने, लिमिट टू। और इसमें मैं लिखता हूँ 4, तो ये सिर्फ 4 कैरेक्टर्स शो करवाएगा इसके, HEL 4। और अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो सिर्फ फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स को शो करवाएगा। ये ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 2 कैरेक्टर्स शो करवाए, और स्टार्ट कहाँ से करे, स्टार्ट भी थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करे और 2 कैरेक्टर्स को शो करवाए। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। HELLO, तो उसने H और E को छोड़ दिया और LO शो करवा रहा है, यानी फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ने छोड़ दिए हैं और 2 शो करवा रहा है। यानी स्टार्ट करेगा थर्ड कैरेक्टर से और 2 कैरेक्टर्स को शो करवाएगा। अब मैं लिखता हूँ 4 यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये बिगिनिंग लिमिट है और ये इसने कितने शो करवाने हैं, यानी कि थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा और 4 कैरेक्टर्स शो करवाएगा। ये स्पेस भी वो शो करवा रहा है। अब हमने सारे फ़िल्टर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, लिमिट टू करेक्ट जो फ़िल्टर है इसको हम किसी टेबल पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये कितना यूज़फुल है। अभी तो आपको इसका इतनी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ नहीं आई होगी। अब मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा और उस टेबल, इस लिमिट टू फिल्टर्स के ज़रिए हम उसकी टेबल की रोज़ को डायनामिकली शो एंड हाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करूँगा बुक्स के नाम से। जल्दी जल्दी करते हैं इसको। नेम C++, बल्कि पहले मैं इसकी आईडी शो करवाता हूँ, बुक की आईडी स्टोर करवाते हैं 1, नेम C++ और पेजेस। इसी को करता हूँ कॉपी 2 3 4, और यहाँ पे C, इसको मैं करता हूँ जावा, इसको करते हैं PHP 4 करता हूँ यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। एक और रो कॉपी कर लेते हैं, 5 रोज करते हैं इसकी। 5 रोज हमने बना ली इसकी। अब हम इसका HTML के अंदर टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल में इसको शो करवाते हैं। टेबल TRTHID नेम और पेजेस। इसके बाद एक और TR क्रिएट करते हैं यहाँ पर
इसमें लगाएंगे एन जी रिपीट डायरेक्टिव, और इसमें मैं लिख दूंगा एक्स इन बुक्स। एक्स हमारे पास प्लेस होल्डर है, हमने एन जी रिपीट डायरेक्टिव को इस्तेमाल करना देखा था, आपको पता है। अब लिखेंगे यहाँ पर टी डी, इसके अंदर एक्स डॉट आई डी, एक्स डॉट नेम, एक्स डॉट पेजेस, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये शो हो रहा है, टेबल डेटा प्रॉपरली आ गया है। अब हम इसको थोड़ी सी CSS लगाएंगे ताकि इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए टैग है हमारे पास स्टाइल टेबल बैकग्राउंड लाइन, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, इसको हम देते हैं। अब क्या करेंगे हम, TR TD TH और TR, इसको हम थोड़ी सी पैडिंग देंगे 10 पिक्सल्स की, और बॉर्डर देते हैं इन सब को 2 पिक्सल सॉलिड। इस दफ़ा मैं करता हूँ ब्लू। ये इस तरह से शो हो रहा है। थोड़ा सा मज़ीद हम इसको बेहतर करेंगे तो बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉल करता हूँ मैं, और उसको कोलैप्स कर देता हूँ। तो अब ये प्रॉपर टेबल लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर एक लगाऊंगा इनपुट, और उस इनपुट के थ्रू हम इस टेबल की जो रोज़ हैं उनको करेंगे कंट्रोल। इनपुट टाइप नंबर, और मिनिमम इसको मैं असाइन करता हूँ 0 और मैक्सिमम 5। मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम होगा 5। और स्टेप यानी कि कितने स्टेप ये इंक्रीमेंट करे, 1 स्टेप। रोज टू डिस्प्ले। अब बेसिकली मैं यहाँ पे करना ये चाह रहा हूँ कि इसमें जितना भी रोज़ हम लिखें, अगर 2 लिखें तो 2 रोज़ टेबल की डिस्प्ले हो, अगर 3 लिखें तो 3 डिस्प्ले हो, 4 लिखें तो 4 डिस्प्ले हो। यानी कि यहाँ पे जितनी रोज़ आएँ डायनामिकली उस टेबल में उतनी ही रोज़ शो हो। इसको मैं यहाँ पर एक BR लगा देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम एक मॉडल के अंदर जाके एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसको हम नाम देते हैं स्कोप डॉट लिमिट। के लिए यहाँ पे मैं n लगाता हूँ, यानी कि हमने n नंबर ऑफ रोज शो करनी है। तो इनिशियली इसमें मैं 2 स्टोर करवा रहा हूँ, ये 2 आ गया, और इसको हम बाइंड करते हैं इस इनपुट के साथ। और आपको पता है कि इनपुट के साथ हम जो चीज़ बाइंड करते हैं वो मॉडल को डायनामिकली चेंज करती है ng मॉडल डायरेक्टिव के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा n। ये बाइंड हो गया है उसके साथ। अब हम क्या करते हैं, जो ng रिपीट डायरेक्टिव है इसके अंदर हम लिमिट टू फिल्टर को यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, इसकी रोज़ को कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया एक्स इन बुक्स, उसके बाद पाइप कैरेक्टर, उसके बाद फ़िल्टर लिमिट 2, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3। फ़िलहाल मैं हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ ताकि चेक करने के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टेबल की 3 रोज़ शो हो रही हैं, ये मैंने 3 लिखा था यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस n को लिख देता हूँ। n मेरे ख्याल से इसको मैंने डबल कोट्स में लिखना है n को, तब ये वर्क करेगा। सिंगल कोट्स लिखते हैं फ़िलहाल।
ये काम नहीं कर रहा। टू रोज शो होगी, 1 किया तो 1 5। ये देखिए आप डायनामिकली इसकी जो रोज़ हैं टेबल की वो हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये किसका कमाल है, एन जी नहीं सॉरी, हमारे पास जो फ़िल्टर है वो कौन सा है, लिमिट टू फ़िल्टर। इसके ज़रिए हम इस टेबल की रोज़ को डायनामिकली चेंज कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इससे आपको लिमिट टू फ़िल्टर की अहमियत का पता चल गया होगा। ये सॉर्टिंग डेटा इन एंगुलर जेएस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ़िल्टर्स को। हमने देखा था कि एंगुलर जेएस के अंदर जो बिल्ट इन फ़िल्टर्स हैं वो फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डेटा की सॉर्टिंग के लिए और सर्चिंग के लिए। तो इस वीडियो में हम सॉर्टिंग देखेंगे, सॉर्टिंग हम किस तरह से करते हैं। डेटा की सॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास एंगुलर जेएस के अंदर जो फ़िल्टर मौजूद है उसका नाम है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय फ़िल्टर का यूज़ करते हुए हम डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक ऑब्जेक्ट्स की एरे स्टोर की थी, जिसमें हमने बुक्स के जो नाम है, आईडीज़ और पेजेस स्टोर किए हुए थे, और उसके अलावा उसको हमने HTML पेज के अंदर एक टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाया था, और उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से शो हो रही थी। अब इस वीडियो में हम इस पर सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। इस टेबल की हमारे पास 3 रोज़ हैं, आईडी 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम और पेजेस। तो सबसे पहले मैं इनको आईडीज़ की बेस पे सॉर्ट करूँगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो ng रिपीट हमारा डायरेक्टिव है उसके अंदर ही हम इस फ़िल्टर को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लगाऊंगा पाइप कैरेक्टर, उसके बाद फ़िल्टर का नाम, और सॉर्टिंग के लिए हमारे पास जो फ़िल्टर मौजूद है उसका नाम है ऑर्डर बाय, और बी कैपिटल, यानी कि कैमल केस नोटेशन में आपने इसको लिखना है। इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन, और अब मैंने पैरामीटर पास करने। इसका जो पैरामीटर होता है, पहला पैरामीटर वो ये है कि किस कॉलम को आपने सॉर्ट करना है। फ़िलहाल मैं आईडी पास कर रहा हूँ, तो ये आईडी की बेस पे इसको सॉर्ट कर देगा, क्योंकि एक्स के साथ एक आईडी कॉलम अटैच है, तो आईडी की बेस पे ये इसको सॉर्ट कर देगा। अब देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं 1 4 5 7 और 9, तो इसने आईडी की बेस पे इसको सॉर्ट कर दिया। ये असेंडिंग ऑर्डर में किया इसने, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉलन, और एक और पैरामीटर पास कर दूंगा जो कि होगा रिवर्स। यहाँ पे मैं रिवर्स लिख दूंगा, तो ये इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। 9 7 5 4 और 1, ये हो गया। अब इसको अगर मैं यहाँ से ख़त्म भी कर दूँ तो फिर भी मैं रिवर्स ऑर्डर पे कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अगर यहाँ पे प्लस लिख दूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। देखते हैं ये काम करता भी है या नहीं। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसको डिसेंडिंग में करना है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दूँगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब हम इसी तरह नाम की बेस पे इसको करते हैं सॉर्ट, नेम कॉलम की बेस पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, तो ये स्टार्ट हो गया। सी, और सी के बाद जावा जे से स्टार्ट हो रहा है, और एन पी और आर। अब इसको हमें अगर करना है रिवर्स ऑर्डर में, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, तो ये रिवर्स ऑर्डर में होगा। अब नेम की बेस पे सॉर्टिंग कर, आईडी की बेस पे नहीं कर रहा। आर पी एन और ये जे और सी, आप किसी भी कॉलम को यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये थी एंगुलर जेएस के अंदर डेटा सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं एंगुलर जेएस के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।